गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी सक्सेस मिशन JSM लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में जो आपराधिक बल और हमले से संबंधित प्रावधान है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक प्रावधानित हैं, तो 128 से 136 तक प्रावधानित हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सेक्शंस 128 की बात कर रहे थे, बल। तो बल के लिए मैं डिस्कस करा रहा था, बल निकाल लें आप सभी लोग। सेक्शन 128, कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति एक तरीके से पहने हुए, ठीक है, या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदना शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, एक तरीके से कहते हैं हम बल का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं हम क्या बात कर रहे हैं बल का प्रयोग में। तो आप देखें, बल का प्रयोग का मतलब होता है जब भी आप किसी व्यक्ति पे, एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति पे किस चीज का यूज करता है, एक तरीके से बल का यूज कर रहा है। कैसे बल का यूज कर रहा है? वो बल का इस तरीके से यूज कर रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति की क्या हो, एक तो गति आप जानते हो स्पीड, या वो एक तरीके से कहें गति परिवर्तन, यानी वो जा रहा था, आपने उसमें धक्का दे दिया तो वो फास्ट हो गया, क्या हुआ, गति परिवर्तन तो हुई उसकी। या गतिहीनता, आपने उसका हाथ पीछे को खींच लिया, क्या किया आपने, गतिहीनता की, आपने उसे रोका, ठीक है। ऐसा कार्य करते हुए हम क्या कर देते हैं, किसी पदार्थ के माध्यम से, एक तरीके से हम कहें कि हम मोशन में चेंज ला रहे हैं, एक तो मोशन के माध्यम से, या एक तरीके से कहूं मैं चेंज ऑफ मोशन के माध्यम से, या क्रिएशन के माध्यम से। क्या कर रहे हैं हम, किसी पदार्थ के माध्यम से क्या चीज हम उत्पन्न कर रहे हैं कि सामने वाले जो अन्य व्यक्ति के लिए हम जो बल का प्रयोग कर रहे हैं, वो सामने वाले की एक तरीके से कहें हम गति परिवर्तन और गतिहीनता, इन तीनों वर्डों के लिए अंडरलाइन कर लो। यदि उनमें कोई भी चीज उनके भाग में या किसी भी चीज में जो अन्य व्यक्ति पे आप बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में यदि उनमें चेंजिंग होता है उसकी गति में, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसमें धक्का दे दिया तो वो इसकी स्पीड बन गई, ठीक है, आपने उसके लिए एक तरीके से कहें हम रोक लिया, तो एक तरीके से उसे हम बल कहते हैं, ठीक है। इसका एक प्रोवाइजो है, वो क्या बात करता है देखते हैं। परंतु यह तब जबकि गतिमान गति परिवर्तन गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन पश्चात वर्णित 3 तरीकों के द्वारा ही, एक तरीके से कहें हम 3 में से किसी एक तरीके से भी किया जाए ना, तब भी हम बल मानेंगे। भाई क्या 3 तरीके बताए हैं, समझते हैं। यानी आप इस पे जो 3 लिखे हैं आप उस पे अंडरलाइन करें बेयरक्ट में, क्योंकि पूछा जा सकता है बल के कितने तरीके हैं, तो आपके लिए 3 तरीकों पे अंडरलाइन करना है। प्री का MCQ बेसिस क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या वो 3 तरीके हैं उसे समझते हैं हम। पहला लिखा है बाय हिज ओन बॉडली पावर। पहला लिखा है कि अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, आप अपनी खुद की शक्ति का यूज कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने बल का प्रयोग किया है। अब खुद की कैसी शक्ति द्वारा, आप दूसरे से नहीं करा रहे हो, आप खुद धक्का दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति में, आप अपनी निजी जो अपनी एक तरीके से कहें बॉडी के पार्ट हैं उसी से तो आप यूज कर रहे हो उनके लिए। अभी मैं इलस्ट्रेशंस बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा बात बता रहा हूं मैं कि किसी पदार्थ के इस प्रकार व्यन द्वारा की उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। दूसरा बात की गई है जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि किसी पदार्थ के माध्यम से, ठीक है, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पदार्थ के माध्यम से हम एक तरीके से कहें कि आप 3 चीज कर रहे हैं। एक तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ध्यान करना, आप खुद में आप सोचें कि मैं स्वयं अपने लिए बल का प्रयोग कर सकता हूं, नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हो या सेकंड पर्सन के लिए आप बल का यूज करते हो। कैसे करते हो? किसी गति के द्वारा, गति परिवर्तन या गतिहीनता, मैंने सारी चीजें ऊपर डिस्कस करा दी हैं, ठीक है।
पदार्थ के लिए हम एक तरीके से कहें, आप सभी लोगों ने देखा होगा, पदार्थ का कोई भी इलस्ट्रेशन से ले सकते हो आप। यानी कोई जा रहा था साइकिल से, बाइक से जा रहा था, आपने क्या किया, एक तरीके से बॉडी का यूज नहीं किया, आपने क्या किया, डंडे का यूज किया। एक तरीके से कहें, डंडा फेंक के मार दिया और देखने लगा, क्या हुआ, उसकी स्पीड थी ना वो मेंटेन कम हुई। ठीक है, पदार्थ कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक तरीके से क्लॉज नंबर सी क्या बात कर रहा है। क्लॉज नंबर सी बात कर रहा है जीव जंतु द्वारा किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। एक तरीके से कहें हम, उत्प्रेरण का मतलब होता है इंड्यूसिंग करना, और आप किसके माध्यम से करा रहे हो, किसी एनिमल के माध्यम से करा रहे हो। अब इसे समझना थोड़ा एक तरीके से कहें थोड़ा टफ हो जाता है कि भाई एनिमल के माध्यम से हम एक तरीके से कहें कि हम बल का प्रयोग कैसे कारित कर सकते हैं। अभी मैं इसका 129 में एक इलस्ट्रेशन दूंगा कुत्ते वाला, जो आपके लिए सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी आप सेक्शन 129 निकालें। ठीक है, 129 क्या बात कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स की बात कर रहा है। क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, आपराधिक एक तरीके से कहें हम बल। तो आपराधिक बल के लिए समझने के लिए हमें एक तरीके से कुछ इसके एलिमेंट हैं या की पॉइंट्स हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। उसी पे पूरा एक तरीके से कहें क्रिमिनल फोर्स डिपेंड है। अभी मैं इसका एक तरीके से कहें सेक्शंस की कमेंट्री है, उसे पढ़ाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है क्षति भय क्षोभ कारित करेगा, यह जानते हुए जानबूझकर करता है, इसे उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। क्या बात कर रहा है आपराधिक बल? आपराधिक बल का मतलब होता है, एक तरीके से हमें पहले 3 वर्ड अंडरलाइन करना है, आप पहले उन्हें अंडरलाइन करें, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। पहला है क्षति यानी इंजुरी, दूसरा है एक तरीके से कहें हम भय यानी फियर, डर पैदा कर रहे हो आप, तीसरा है क्षोभ यानी अनाउंस पैदा कर रहे हो आप। अभी मैं इसका और एक वर्ड और आप अंडरलाइन करें, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट कंसेंट। ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कराता हूं किस तरीके से इसमें डेफिनेशंस में बताया गया है। तो जो कोई का मतलब होता है, यहां पे महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, जो कोई में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। क्या चीज कारित करता है समझें आप। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, आप किसी दूसरे व्यक्ति पर उसकी सम्मति के बिना, अब भाई सम्मति के बिना का मतलब क्या होता है, विदाउट कंसेंट। तो इससे पहले समझने के लिए सम्मति को समझना पड़ेगा, जब तो सम्मति के बिना समझ पाएंगे। सम्मति के लिए आप यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 13, सेक्शन 13 आप सभी लोगों ने देखा होगा। कंसेंट की डेफिनेशंस बताई गई है, कंसेंट होती क्या है। जब आप देखोगे कंसेंट की डेफिनेशंस में, एक तरीके से हम कहेंगे दो व्यक्ति क्या होते हैं, एक ही भाव पर एक ही मत में सम्मत होते हैं, तब उसे हम सम्मति कहते हैं। सेम थिंग एंड सेम सेंस, एक ही बात पर एक ही भाव में जब दो व्यक्ति सहमत होते हैं तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। कैसे, इलस्ट्रेशन भी तो समझ में आना चाहिए। कैसे, ये तो इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो गई, मैं बताता हूं कैसे। आपने एक एग्रीमेंट किया और आपकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सुरेंद्र सर उसे परचेज करना चाहते थे, यानी संजय सर की प्रॉपर्टी थी, सुरेंद्र सर परचेज करना चाहते थे। संजय सर का एक हाउस था, तो संजय सर ने बोला कि मैं अपना हाउस बेचना चाहता हूं, कीमत है 25 लाख। ठीक, संजय सर ने एक प्रपोजल निकाला। सुरेंद्र सर के लिए बात पता चली कि मार्केट की प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं भी प्लॉट खरीदना चाहता हूं, अच्छे दाम पे मिल रही है और 1 रोड की प्रॉपर्टी। एक काम करता हूं, मैं ढूंढने से ज्यादा है कि सिटी में कई जगह ढूंढना पड़ता है, मैं एक काम करता हूं संजय सर की प्रॉपर्टी डन कर देता हूं। मैंने कहा संजय सर आप प्रॉपर्टी दिखाइए, क्या क्या उसमें सारी चीजें हैं कि नहीं है प्रॉपर, जो भी सारी चीजें हम चेक करते हैं, लेट बाथरूम और किचन वगैरह सारी चीजें, कमरा, ये सारी चीजें हमने देखा। मुझे फाइनली संजय सर की प्रॉपर्टी पसंद आ गई।
मैंने क्या किया, संजय सर के प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट कर लिया। किसने किया? सुरेंद्र सर ने। ठीक है, सुरेंद्र सर ने कहा कि भाई 25 लाख में मैं खरीदना चाहता हूं सर, एग्रीमेंट कीजिए या डायरेक्ट टू सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, संजय सर ने कहा ठीक है। संजय सर ने सुरेंद्र सर के लिए प्रॉपर्टी सेल कर दी, एग्रीमेंट हुआ या डायरेक्ट सेल भी हो सकती है, सारी चीजें फुलफिलमेंट होके संजय सर एक तरीके से प्रॉपर्टी, संजय सर ने 25 लाख रुपए ले लिए, कंसीडरेशन हो गया। सुरेंद्र सर के लिए एक तरीके से जो मकान था वो उनके लिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी, तो वो उन्हें मिल गई। ठीक है, एक तरीके से हम कहें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, संजय सर की जगह ऑनर आ गए सुरेंद्र सर। अब आप बताएं, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत हुए या नहीं हुए एग्रीमेंट के समय? प्रॉपर्टी को खरीदने के समय यदि सुरेंद्र सर कह देते कि मैं 24 लाख में खरीदना चाहता हूं, ध्यान करना, एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत नहीं होते। संजय सर, आपका फर्नीचर सही नहीं था, आपका फर्नीचर या लाइटें वगैरह या कैमरा वगैरह आपके सही नहीं थे, इसके लिए मैं 1 लाख रुपए कम करना पड़ेंगे। क्या ये सम्मति मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। एक ही बात पर एक ही भाव में अड़ग रहना, उसे हम सम्मति कहते हैं। ये तो फिर क्रॉस हो गया ना, क्रॉस प्रपोजल। क्रॉस प्रपोजल तो जानते हो सभी लोग। मैंने संजय सर ने प्रपोजल किया सुरेंद्र सर के लिए, संजय सर ने कहा कि मेरा 25 लाख में मकान खरीद लीजिए। सुरेंद्र सर ने कह दिया आपका 20 लाख रुपए में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूं। संजय सर ने प्रपोजल दिया था, सुरेंद्र सर ने भी प्रपोजल दे दिया। ये क्या हुआ? क्रॉस प्रपोजल हुआ। तो सम्मति क्या है? जो एक ही बात पर एक ही भाव में, यानी सेम थिंग एंड सेम सेंस पर जब कोई व्यक्ति सहमत होता है तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। ठीक है, कंसेंट में सारे सेक्शंस हैं। अब एक और सेक्शन समझना बहुत जरूरी है। आपने सभी लोगों ने देखा होगा स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट, सेक्शन 14 बात करता है, 14 बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। भाई स्वतंत्र सम्मति क्या होती है? संजय सर कह रहे कि सर वो मैं बेचना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ, सुरेंद्र सर ने मुझे धमकी दे दी कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई है, यदि आप नहीं बेचोगे तो मैं आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, या एक तरीके से कहूं मैं आपके लिए डिस्पोजेस कर दूंगा, या आपकी जो भी फैमिली मेंबर है उन्हें हानि पहुंचा दूंगा। जो भी इनने थ्रेटन दिया वो सुरेंद्र सर ने संजय सर पे दबाव बनाया। संजय सर ने कहा ठीक है मैं ट्रांसफर कर देता हूं प्रॉपर्टी। बाद में संजय सर के लिए रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत तरीके से सुरेंद्र सर ने मेरे से प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर ली। ठीक है, अब संजय सर क्या एक तरीके से कहेंगे ये स्वतंत्र सम्मति है संजय सर की? नहीं है स्वतंत्र सम्मति। बताया गया है धारा 16 असम्य कसर, धारा 17 कपट, धारा 18 मिथ्या द्वोपदेशन, धारा 19 किसी सम्मति के बिना एक तरीके से कहें 19 के बिना किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 20, 21, 22 ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। तो एक तरीके से ये सारे जो हम कर रहे हैं, जो सारे एलिमेंट हैं 14 के, यदि वो फुलफिलमेंट हो जाते हैं तो एक तरीके से वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्वतंत्र सम्मति का मतलब होता है विदाउट फियर एंड डर के। जब दो व्यक्ति एक किसी बात के लिए बिना किसी फियर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी धमकी के, बिना किसी सारी चीजों के जब स्वतंत्र होकर के कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, जब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, या जब भी वो वैलिड ट्रांसफर प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अदरवाइज आपके पास रेमेडी है कि आप इसे वॉइड करा सकते हो। ठीक है, आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान बहुत सारे हैं। यदि सुरेंद्र सर यदि ब्रीच कर दें इसके लिए एग्रीमेंट, संजय सर या सुरेंद्र सर कि नहीं खरीद रहा प्रॉपर्टी, भाई इस पे से परफॉर्मेंस में दावा लगेगा, संजय सर एंटाइटल्ड होंगे प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन सुरेंद्र सर की लायबिलिटी ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र सर के पास पैसा नहीं है और सुरेंद्र सर ने कह दी कि प्रॉपर्टी संजय सर क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो एक तरीके से मैं कहूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक सेक्शन है आपके लिए, रेडी एंड विलिंगनेस। सुरेंद्र सर को बताना पड़ेगा कि सर मेरे पास पैसा है, मैं संजय सर को देना चाहता हूं पैसा, मैं अकाउंट लेके जाऊंगा जो भी डीडी वगैरह के माध्यम से, सर ये है मेरे पास पैसा, आप संजय सर से कहो कैसे ट्रांसफर किया जाए प्रॉपर्टी को। क्योंकि संजय सर को कोई दूसरा ग्राहक मिल गया जिसने 30 लाख रुपए बोल दिए हैं, संजय सर की नियति में बदयंती आ गई। ठीक है, सेक्शन 16C है एक तरीके से रेडी एंड विलिंगनेस वाला, इसमें से परफॉर्मेंस रिलीफ सेक्शन 1963 का एक सेक्शन है रेडी एंड विलिंगनेस। तो ये यही बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखना है
एक तरीके से मैं कहूं, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसलिए बता रहा हूं आपके लिए कि कभी आपके साथ ये समस्या आती है तो आप सारी चीजें देख लें कि इस पे से परफॉर्मेंस में हम किस तरीके से ले जा रहे हैं दावे के लिए। यहाँ पे मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, यहाँ पे केवल प्रिपरेशन के माध्यम से क्लास कंडक्ट नहीं की जा रही है, यहाँ पे केवल बोथ तरीके से क्लासेस कंडक्ट की जाएगी हमेशा, एक तो प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल, क्योंकि आजकल कोर्टों का पॉइंट ऑफ व्यू है 3 ईयर प्रैक्टिस। क्यों मांग रहा है कोर्ट? वो इसीलिए मांग रहा है कि भाई आप जाओ, आप कोर्ट के लिए ऑब्जर्व करो, आप चीजें सीखो, ठीक है, जो जज के पावर हैं, ड्यूटी हैं, राइट हैं, कैसे एक्सरसाइज करना है, चीजें समझो। जब समझोगे नहीं तो फिर डिसाइड कैसे करोगे? तो समझना है। सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो गवई साहब थे, उनने स्पष्ट कहा है कि केवल थ्योरेटिकल के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता है, मस्ट बी प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि हम सिविल जज द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पे अपॉइंटमेंट करते हैं और एक तरीके से बहुत ही गंभीर नेचर के मामले कई बार देखने के लिए आते हैं सिविल जज के पास। कई ऐसे 39(1)(2) या कई एप्लीकेशंस हैं, आप सारे लोग एडवोकेट हैं, मैं इतनी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा डिस्कस करके, लेकिन कई सारे ऐसे मैटर्स आते हैं कि उन्हें समझना थोड़ा पेचीदा है अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट के माध्यम से समझने के लिए, लॉ के माध्यम से। जब तक आप बेयर एक्ट के लिए समझ गए अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप जो बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब तक आपके पास वो नहीं रहेगी, आप उस निर्णय तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसी फाइंडिंग देते हुए उनने जजमेंट किया है, ठीक है। हालांकि रिव्यू भी पिटीशन फाइल है, देखते हैं सारी चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू में देखते हैं क्या रहता है कोर्टों का, लेकिन 3 ईयर का जो प्रैक्टिस है अभी तो फिलहाल वही है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात थी क्रिमिनल फोर्स, अभी केवल मैंने सम्मति बताया है, कंसेंट। अब सम्मति के बिना मतलब आप बिना कंसेंट के, बिना कंसेंट का मतलब होता है सामने वाले ने सम्मति नहीं दी, अब आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बल का प्रयोग कर रहे हो। बल मैंने पढ़ा दिया है ऊपर 128 में, बल सारा चीज क्लियर है कि बल होता क्या है। किसी की गति परिवर्तन करना, गतिहीनता करना, या एक तरीके से कहें गति को रोकना, वही तो बल कहलाता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, आप ऐसे बल का प्रयोग किस लिए कर रहे हो? आपका इंटेंशन है कि अपराध कारित हो, ठीक है। आप ऐसे इंटेंशन से, इस आशय से आप सामने वाले व्यक्ति के लिए संभाव्य जानते हुए क्या क्या कर रहे हो, किसी थर्ड व्यक्ति के लिए, समझें आप। मैंने वर्ड अंडरलाइन किए थे जिसपे पूरा एक तरीके से मैं कहूं सेक्शन पूरा बेस है। क्षति, इंजुरी, भय, क्षोभ, फियर और एनाउंस क्या होते हैं? क्षति क्या होती है? क्षति आप सभी लोग जानते हैं, यदि मेरी क्लास ली होगी तो सेक्शन 2 के क्लॉज 14 में मैंने क्षति के लिए बताया था। क्षति का मतलब होता है, सेक्शन 2 के क्लॉज 14 आया होगा ध्यान, जिसने मेरा इंडेक्स देखा होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 14 बात करता है एक तरीके से कि क्षति होती क्या है। क्षति का मतलब होता है श्रीमान आप किसी को हानि पहुंचा रहे। हानि कैसे पहुंचा रहे? हानि का भी तो तरीका होता है। 4 तरीके बताए गए हैं कि आप 4 तरीके से किसी व्यक्ति के लिए हानि पहुंचा रहे हो। शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, आप 4 चीजों के लिए पहुंचा रहे हो, उसे कहते हैं हम क्षति। सामने वाले के लिए कुछ लॉस कारित करना, 4 चीजें मैंने बता दी हैं। तो आप संपत्ति को करो, जो 4 चीजें हैं, या उसकी रेपुटेशन को करो, जो भी मैंने बताया है उनमें से आप किसी एक के लिए भी हार्म कर रहे हो तो उसे क्षति के अंतर्गत आते हैं। तो क्षति के बगल में आप लिखिए सेक्शन 2 का क्लॉज 14, ये हमेशा याद रहेगा आपके लिए, ठीक है। भय, आप फियर डाल रहे हो, हम ऐसा कर देंगे, हम आपकी फैमिली के लिए मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, जिससे व्यक्ति के लिए एक तरीके से कहें हम भय उत्पन्न हो जाए कि नहीं ये ऐसा कर देगा, ठीक है। भयभीत तो आपने सारे लोगों ने देखा होगा, भय कारित कैसे किया जाता है। आप किसी को मोबाइल में फोन लगाओ और गाली गलौज करो या जो भी है आप करो, उसके लिए तुरंत की तुरंत इमीडिएटली एकदम तरीके से कहें यार, मतलब पूरा माइंड करना काम बंद कर दे, एक तरीके से हम कहें, उसे कहते हैं हम भय उत्पन्न होना। एक तरीके से आप कुछ काम कर रहे थे
और आपके लिए जैसे ही कॉल आया और आपका जो भी काम वगैरह था सारी चीजों से इंटेंशन हट गया, उसकी धमकी पे चला गया, उसे कहते हैं हम भय। एकदम एक तरीके से माइंड का एक तरीके से वर्क करना बंद कर दे, एक तरीके से आप इतने प्रोवोकेशन में चले जाए, एक तरीके से सामने वाला आपके लिए इतना प्रवोक करे। दूसरा हम कहते हैं क्षोभ कारित करना। ठीक है, किसी को अनाउंस कारित कर रहे हो, वर्णों के माध्यम से, कोई किसी भी माध्यम से किया जा सकता है अनाउंस। ठीक है, क्षोभ कारित करना सामने वाले व्यक्ति के लिए। क्या कर रहे हो आप? जानते हुए किसी व्यक्ति के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति पर हम आपराधिक बल का प्रयोग कर सकें। तो ऐसी कंडीशंस में कहा जाता है कि आपने क्या किया है, किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया है। ये तो मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझाया। अब मैं शॉर्ट में बिल्कुल समझाता हूं आपराधिक बल क्या होता है। शॉर्ट में ये है कि आपराधिक बल का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति के लिए उसकी सम्मति के बिना, आप किसी व्यक्ति के लिए जानबूझकर और आशय पूर्वक तरीके से किसी व्यक्ति के लिए एक तरीके से कहें क्षति, भय और क्षोभ कारित कर रहे हो, तो वो कहलाता है क्या कहना, आपराधिक बल का प्रयोग करते हो। क्षति, भय, क्षोभ जब भी आएगा ना, तो जी इन तीनों पे इलस्ट्रेशन आएगा। और कंफ्यूज नहीं होना है, बल लगाना है कि आपराधिक बल लगाना है। ये क्षति, भय, क्षोभ यदि आपके साथ रहेंगी एग्जाम हॉल में, मैं गारंटीड कह सकता हूं क्रिमिनल फोर्स का ही एग्जाम्पल लगेगा। यदि आप तरीके से चीजों को समझोगे तब। क्या है, माइंड में बहुत प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, आपके लिए बिल्कुल पता है 129 में आपराधिक बल की डेफिनेशन है, लेकिन कंफ्यूज हो गए 128 है कि 129 है। लगा के बता देना आंसर, आपका लक होगा तो ही लगेगा, ना तो हमेशा गलती पे जाता है माइंड, 128 लगेगा। नहीं, हमें एग्जैक्ट प्रोविजन याद करना है। नहीं, 129 में आपराधिक बल है। आपराधिक क्या बल होता है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना क्षति, भय, क्षोभ का एक तरीके से कहें हम उत्पन्न कारित करे उसकी सम्मति के बिना, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से क्रिमिनल फोर्स। समझते हैं इसके इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बहुत ही शानदार है, इलस्ट्रेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एक तरीके से मैं कहूँ, आप एफ नंबर का इलस्ट्रेशन निकालिए। कई बार एग्जाम्पल इंटरव्यू में, कई बार प्री में, मेंस में पूछा गया है। इसमें एक तरीके से आएगा आपराधिक बल के लिए समझाइए विद इलस्ट्रेशन। ऐसे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, देखना, विद केस लॉज, विद इलस्ट्रेशंस। तो हमें इस इलस्ट्रेशन पे वीआईपी लिख दो। जितनी बार वीआईपी लिखोगे उतनी बार कम है इस इलस्ट्रेशन में। इस इलस्ट्रेशन से आपके लिए पता चलेगा कि क्यों आपराधिक बल का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें सबसे प्रॉपर, हालांकि है तो सारे ही प्रॉपर इलस्ट्रेशन इंपोर्टेंट, सारे पढ़ना है। तो आप देखें, या किसी एक व्यक्ति है वो क्या करता है, किसी महिला का घूंघट जानबूझकर हटा देता है। ठीक है, यहां का ने उस पर जानबूझकर बल का प्रयोग किया है, और यदि उसने उस महिला की सम्मति के बिना, यानी विदाउट कंसेंट के, उस वुमेन के सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उस वुमेन का घूंघट उठा रहा है। आगे देखें, यह कार्य, यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे उसको क्षति, भय या क्षोभ कारित उत्पन्न हो जाए एक तरीके से, तब कहा जाता है कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। 3 वर्ड आए, क्षति, भय, क्षोभ। दूसरा इलस्ट्रेशन बना लेते हैं, प्रैक्टिकल क्या दिक्कत है, इसमें तो आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया। क्या अपने पास इलस्ट्रेशन नहीं है? बना देते हैं इलस्ट्रेशन। आपने होली सब लोगों ने खेली होगी, ठीक है, भाभियां वगैरह पे सारे लोग रंग गुलाल लगाते हैं। अब ऐसी कंडीशंस में आपका इंटेंशन था, एक तरीके से कहें, ना तो भाभी के लिए क्षति हुई, भय हुआ या क्षोभ हुआ। जनरली आप सभी लोग जानते हैं होली एक रीति है, एक तरीके से कहें सेकुलर है। ऐसी कंडीशंस में आपने क्या किया, भाभी का घूंघट उठा दिया और गुलाल वगैरह लगा दिया, रंग वगैरह लगा दिया। क्या आपने कोई अपराध किया है आपराधिक बल के अंतर्गत? नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड इलस्ट्रेशन बताता हूं आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर एच, यानी जा नंबर का इलस्ट्रेशन है, उसे भी आप इंपोर्टेंट लिखें, वो भी वीआईपी लिखें आप। इसमें लिखा है का या की सम्मति के बिना, जो मैंने बताया था कुत्ते वाला एग्जाम्पल, समझे आप इसे, कुत्ते वाला आया है एग्जाम्पल। एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है, ठीक है, या यदि का आशय या को क्षति, भय, क्षोभ कारित करने का हो, तो उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। समझे आप? अब मैं इसे बल के लिए लेके जा रहा हूं, इलस्ट्रेशन के लिए। पहले आपराधिक बल के लिए समझा रहा हूं, फिर बल पे लेके जाऊंगा इलस्ट्रेशन के लिए, कैसे बनेगा बल। पहले आपराधिक बल के लिए समझते हैं। आपका एक कुत्ता था,
बहुत प्यारा कुत्ता था, आपने उसे बिल्कुल ट्रेंड कर रखा है। आप कहोगे जो वो करेगा। आपने देखा होगा आर्मी वाले कुत्तों के लिए ट्रेंड रहते हैं एकदम, बीएसएफ वगैरह। आपने यदि कभी मेला ग्राउंड में या एक तरीके से जहाँ पे जो परेड वगैरह होती है एसएफ ग्राउंड में, आपने देखा होगा बहुत टैलेंटेड डॉग रहते हैं, बहुत टैलेंटेड, एक तरीके से कहें बहुत कॉन्फिडेंट लेवल के रहते हैं। एक तरीके से हम कहें जिनकी सोचने की समझने की क्षमता बहुत ही ट्रेंडिंग रहती है। और मैंने एक मूवी बताई थी आपके लिए 26/11, उसमें एक तरीके से कहें हम डॉग का उपयोग किया गया है। किस तरीके से डॉग जो एक तरीके से सब्सटेंस जो पदार्थ रहते हैं उनके लिए किस तरीके से सर्च करता है, कौन आतंकवादी है कौन क्या है, उन्हें सूंघने की जो प्रक्रिया है उनकी वो बताती है उनकी। ठीक है, तो 26/11 मैंने बताया था आपके लिए, देखना यदि टाइमिंग मिले। और धारा 113 जो बात करती है, यदि आप 26/11 को समझ गए 113 कभी भूल नहीं पाओगे, ये मैं कह रहा हूं। इसमें टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताया गया है, और टेररिस्ट एक्ट के बारे में नहीं, एक आध दिन जिस दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा ना धारा 113, मैं कर चुका हूं ऑलरेडी एक्सप्लेन। धारा 113 में जब एक्सप्लेन करूंगा ना एक आध बार, उसका अलग से सेशन रखूंगा मैं धारा 113 का। मैं उसमें बताऊंगा कि मैं कितने एक्टों के लिए उस पर घुमा रहा हूं। बीएनएस घूमेगी आपकी, बीएनएसएस घूमेगी आपकी, बीएसए घूमेगा उस पर। ठीक है, वो जो टेररिस्ट एक्ट हैं वो सारे घूमेंगे। ये हमारे टाडा वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में देखे होंगे, इसमें विदाउट एक तरीके से कहें पुलिस के पास 3 महीने तक तो कस्टडी में रख सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रावधान देखे होंगे आपने। ठीक है, बिना उसके सारी चीजें बिना जाने हुए आपके लिए रख सकती है इंक्वायरी पर्पज से। ठीक है, यदि उन्हें शक संदेह होता है तो उसमें फांसी वगैरह के सेगमेंट सारे डील किए गए हैं कि कब फांसी दी जाएगी, कब कॉर्पोरेशन होगा, कब राष्ट्रपति के पास जाएगा। मैं एक पूरी स्टोरी क्रिएट की है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसका एक्सप्लेन करूंगा, और आप बताना फिर क्या कनेक्टिविटी सही हुई या नहीं। तो अभी मैं इस पे आता हूं कि क्रिमिनल फोर्स का जो इलस्ट्रेशन अपन पढ़ रहे थे कि कुत्ते के लिए ट्रेंड किया सामने वाले व्यक्ति ने। अब आप क्या चाह रहे हो कि एक बी नामक व्यक्ति है उसके लिए क्या हो जाए, सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो जाए, क्षति भय या क्षोभ हो जाए। किसके माध्यम से? कुत्ते के माध्यम से। आप नहीं कर रहे पर्सनल, कुत्ता कर रहा है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं वहां पे उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है कि नहीं, क्षति भय क्षोभ उत्पन्न कारित हो जाए। अब इसका जो एक तरीके से कहें 128 का मैंने बल के लिए जो सी वाला बताया था आपके लिए क्लॉज, कि जीव जंतु कैसे एक तरीके से गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित करते हो, उत्प्रेषण के माध्यम से, एक तरीके से उकसाने के माध्यम से। आपने क्या किया है, एक डॉगी के लिए क्या किया, सामने वाले व्यक्ति के पीछे दौड़ा दिया। होता है ना फ्रेंडशिप में, आपका डॉगी आपके लिए पता है कि ये काटेगा नहीं लेकिन ये दौड़ा देगा। आपने क्या किया, उसके लिए बोल दिया, एक तरीके से कहते ना डॉगी, इशारों में ऐसा कर दे। उसने क्या किया, उसका पीछा करना प्रारंभ किया। अब ऐसी कंडीशंस में आपने गतिहीनता गति परिवर्तन की। वो अच्छे वाले बतराते हुए जा रहे थे, भागा ना, दौड़ा ना व्यक्ति सामने वाला, या रोका कहीं या कहीं चढ़ा वृक्ष वगैरह पे, यानी उसकी आपने गति में परिवर्तन किया। एक तरीके से मैं मानूं आपने यहाँ पे किया है बल का प्रयोग, लेकिन ना तो उसे क्षति हुई व्यक्ति के लिए, ना उसे एक तरीके से कहें क्षोभ हुआ, और ना ही एक तरीके से कहें उसके लिए भय कारित हुआ एक तरीके से। तब वो कंडीशंस में माना जाएगा। आपने तुरंत रोक लिया ना, आपने अरे उससे कहा छू, फिर कहा रुक जा, थोड़ा ही तो हुआ उसके लिए, थोड़ा ही तो दौड़ा कुत्ता उसके पास, इतने में तो आपने रोक ही लिया ना उसे, कहाँ होने दिया आपने ये सारी चीजें। इसमें सारे इलस्ट्रेशन से आपकी ड्यूटी है कि आप उन सारे लोगों के लिए सारे इलस्ट्रेशन हैं उन सारे इलस्ट्रेशन के लिए समझें, और जिसमें क्षति भय क्षोभ का प्रयोग किया है केवल उसमें ही क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाएगा, एक तरीके से हम कहें। अदरवाइज इसमें कई इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जिसमें बल के प्रयोग का भी बताया गया है कि ऐसी कंडीशंस में उसने बल का प्रयोग किया है। अभी मैंने बल का प्रयोग भी बता दिया, क्रिमिनल फोर्स का भी बता दिया। एक और इलस्ट्रेशन निकालें आप, बी नंबर का इलस्ट्रेशन, इससे मैं दोनों के लिए क्लियर कर देता हूं कब क्रिमिनल फोर्स होगा और कब फोर्स होगा। एक बार बस समझते हैं। या एक रथ में सवार होकर चल रहा है, ठीक है, रथ तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, तांगा समझ लीजिए, ठीक है, का या के घोड़ों को चाबुक मारता है, ठीक है, चाकू वगैरह या कोई पैना पदार्थ है, नुकीला पदार्थ है, आप घोड़े में मार रहे हो, ठीक है, और उसके द्वारा उसकी चाल को तेज कर दिया जाता है। आप घोड़े में कोई चीज मारोगे भगेगा वो तो, ठीक है। यहां का ने जीव जंतुओं को उसकी
अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके या गति परिवर्तन कर दिया, अतएव का या पर किसका प्रयोग कर रहा है? बल का प्रयोग। करो इसे आप रीड विद बल का जो एक तरीके से कहें क्लॉज सी से इलस्ट्रेशन बी के लिए आप करो सेक्शन 129 का इलस्ट्रेशन बी, और बल पे करो श्रीमान आप अंडरलाइन। यहां तक तो किया इसने बल का प्रयोग, ठीक है, बल का प्रयोग किया यहां तक तो। उसके बाद आगे चलते हैं। और यदि कान या की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि उससे या को क्षति भय क्षोभ कारित करे, तब कहा जाता है कि यान का ने या पर क्या किया? कल्पेबल, एक तरीके से कहें हम क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। समझ में आया होगा, आई होप। इसमें दोनों चीजें कन्वर्ट हो गई हैं, सारी चीजें इसमें मैंने इसी इलस्ट्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में क्षति भय क्षोभ क्रिमिनल फोर्स, जहां भी 3 वर्ड देखें नहीं पढ़ना है, क्रिमिनल फोर्स होगा, खत्म। जहां गति परिवर्तन आ जाए वहां बल का हुआ। बल बताया गया सेक्शन 28 में बल की डेफिनेशन है, सेक्शन 129 में आपराधिक बल की डेफिनेशन है। अब आप सभी लोग निकालें सेक्शन 130। हमला क्या बात कर रहा है? हमला एक बहुत ही एक तरीके से कहें हम, इसमें आप कुछ नहीं करते हो, एक तरीके से कहें ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं करोगे, केवल आप एक तरीके से एप्रीहेंशन यूज कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के लिए आशंकित कर रहे हो। ऐसी कंडीशंस में कहा जाएगा कि आपने हमला का प्रयोग किया है, बस सामने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रिज्यूम हो जाए कि ये आपराधिक बल का जो क्रिमिनल फोर्स हम पढ़ के आए हैं उसका प्रयोग करने ही वाला है। करने ही वाला का मतलब है बिल्कुल सामने वाला तैयार बैठा है, रेडी हमला करने के लिए, क्रिमिनल फोर्स के लिए। तब वो कंडीशन, अब हमला नहीं किया, सॉरी हमला नहीं किया, अभी करने ही वाला है, तब वो कंडीशन में हमले की कंडीशंस में आएगा कोटि में। समझते हैं हम इसे, कब आएगा वो हमले की कोटि में? तो असॉल्ट के लिए सेक्शन 130 में डिफाइन किया गया है। असॉल्ट होता क्या है? ट्रॉट में इसे बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। जो कोई अंग विक्षेप या तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। आप इसमें अंडरलाइन करोगे, उपस्थित व्यक्ति के लिए आशंका, अंग विक्षेप या तैयारी आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन समझे, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ जाएगा आपके लिए इलस्ट्रेशन से। स्पष्टीकरण देखा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रहा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु कोई व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करता है जो उसके अंग विक्षेप या तैयारी को ऐसे अर्थ दें जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ सकेंगे। बहुत ही सिंपल एक तरीके से कहें हम, लैंग्वेज यूज की गई है इसमें। हमले में क्या बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति? सामने वाला व्यक्ति कर रहा है कि आप दो चीज के माध्यम से, एक तो आप क्या कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है सामने वाले व्यक्ति के लिए, जो उपस्थित व्यक्ति है वहां आपका इंटेंशन यह है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरे पे क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करने ही वाला है। ऐसी कंडीशंस में उसे हमला की कंडीशंस में माना जाएगा। अब इसके लिए इसने कहा कि केवल कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है, अभी उसने हमला नहीं किया, ना ही अंग विक्षेप या तैयारी की, सामने वाले ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, सामने खड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, कह रहा है बस वो जनरली मैं आपको मार दूंगा, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, अभी किया कुछ नहीं है, केवल बतरा रहा है, बात कर रहा है आपके लिए। आपके लिए कतई भी आशंका नहीं हो रही कि सामने वाला व्यक्ति मेरे पे हमला करेगा। एक इसमें हमले में क्या होना चाहिए? ऐसी आशंका होनी चाहिए, ऐसी एप्रीहेंशन होना चाहिए कि क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करने ही वाला है। क्रिमिनल फोर्स में मैंने देखा था आपके लिए क्षति व क्षोभ कारित हो, ऐसी कंडीशंस में तो हो नहीं रहा है। इसीलिए बताया गया स्पष्टीकरण में कि केवल शब्द, सामने वाला कोई यदि शब्द कह रहा है तो हमले की कोटि में नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कि ऐसी अंग विक्षेप या तैयारी आपके लिए ऐसी ना लगने लगे कि अब सामने वाला व्यक्ति ऐसे बल का प्रयोग करने ही वाला है, आपराधिक बल का प्रयोग एक तरीके से, तो वो हमले की कोटि में तब आएगा। एक तरीके से हम कहें कोई अर्थ प्रदान कर दे,
एक तरीके से जो तैयारी या अंग विच्छेद है कोई अर्थ प्रदान कर दे। आपके हाथ में एक बंदूक है, अब आप कह रहे हैं पिस्टल है, पिस्टल लिए हुए, अब आप कह रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया वो तो लगेगा सामने वाले के लिए हमला करने ही वाला है आपराधिक बल का प्रयोग, तो हमला बनेगा बिल्कुल। अब दूसरी बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशन की। मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन के लिए रीड कर रहा हूं। इसमें लिखा है या पर अपना मुक्का का इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि का या को मारने वाला ही है। ठीक है, का ने हमला का प्रयोग किया। इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगे, आक्रमण करने वाला है, मारने ही वाला है, सामने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल एप्रीहेंशन हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में हमले की कोटि में आता है। आप इलस्ट्रेशंस पढ़ के आना, यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। और इसका जो एक तरीके से स्पष्टीकरण है वो बात कर रहा है इलस्ट्रेशन नंबर सी की, तो आप इलस्ट्रेशन नंबर सी के लिए देखें। इलस्ट्रेशन नंबर सी और क्लियर बता देता है, क्या बात कर रहा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु कोई व्यक्ति ऐसे शब्द प्रयोग करता है। एक तरीके से जो बताया गया है, जो एक तरीके से स्टोरी स्पष्टीकरण की जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी स्टोरी, अब उसके लिए ले चलता हूं मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर सी पे। अंग विक्षेप और तैयारी के लिए इसमें बताया गया है, क्या तैयारी और अंग विक्षेप क्या बताया गया है, कब ऐसा लगता है कि आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है सामने वाला। इसमें लिखा है इलस्ट्रेशन निकाले सी, या से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति से कह रहा है सामने वाला व्यक्ति मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, अभी केवल कह रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, आगे क्या कर रहा है समझे। का एक छड़ी उठा लेता है, यहां यद्यपि का द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द की अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आता है। मैं कह रहा हूं सामने वाले व्यक्ति के लिए, या आप कह रहे हो मैं तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पीटूंगा, कन्फर्म है, पीटूंगा मैं तुम्हें। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, शांत खड़ा हूं। क्या गए उससे, क्या मैंने हमला किया है? नहीं किया है। अब मैंने छड़ी ले ली और कहा मैं इस छड़ी से तुम्हें पीटूंगा आज। उसके लिए लगा कि आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। जब उसे ऐसी कंडीशंस हो जाए, ऐसी कंडीशंस में उन्होंने कर दिया आपराधिक बल का प्रयोग, समझे आप, हमला कर दिया। ऐसी कंडीशंस में आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, तब हमला आएगा। आगे लिखा है इसमें, यहां यद्यपि वो छड़ी उठा ली सामने वाले व्यक्ति ने, और यहां यद्यपि का द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में एक तरीके से नहीं आते हैं। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं। समझना, बार बार इसीलिए इसे समझा रहा हूं क्योंकि आप वहां पे गलत नहीं करें एग्जाम हॉल में, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा इसमें लिखा है यद्यपि से दूसरी बात किया जा रहा है। यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में ना भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकेगा। जरूरी नहीं है कि आपके लिए शब्द या स्पष्टीकृत ऐसा प्रदान करें, आपके लिए लगने लगे ना, बस केवल इतना ही सफिशिएंट है कि आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तब कहा जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमला का प्रयोग कर रहा है। दूसरी हम बात करते हैं, इसमें एक इलस्ट्रेशंस बनाया था मैंने प्रैक्टिकल, तो उस इलस्ट्रेशंस के लिए और रीड करना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से शॉर्ट में आ सकता है मेंस का क्वेश्चन, और इंटरव्यू और प्री के लिए ये कॉन्सेप्ट तीनों हमें समझना है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और सारी ही चीजें हमें क्लियरिटी से समझते हुए चलना है। इसमें एक जतन नाम का एक लड़का था, वो अपना मुक्का एक तरीके से सीरियस की ओर इस आशय से हिलाता है। ठीक है, एक तरीके से हम कहें उसने क्या किया है, एक मुक्का हिलाया। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, संजय सर हुए, सुरेंद्र सर हुए। उन्होंने क्या किया, संजय सर ने सुरेंद्र सर पे क्या किया, मुक्का हिलाना प्रारंभ किया। ठीक है, यह विश्वास हो जाए, ठीक है, एक तरीके से कहें संजय सर के लिए कि जो सामने वाले हैं सुरेंद्र सर, वो एक तरीके से कहें आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि उन्होंने हमला का प्रयोग किया है। ठीक, उसके बाद आप निकालें सेक्शन 131 निकालें आप। सेक्शन 131 क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 131 के लिए हम देखते हैं कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। सेक्शन 131 क्या बात कर रहा है, समझें आप उसकी रीजनिंग। ये पनिशमेंट की बात कर रहा है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल के प्रयोग करने के लिए दंड। यदि मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि गंभीर और अचानक प्रकोपन हम एक तरीके से पढ़ चुके हैं। सेक्शंस 101 में हम एक तरीके से हम कहें, मैंने अपवाद नंबर फर्स्ट ही बताया था
गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या होता है। के.एम. नानावटी वर्सेस एक केस था के.एम. नानावटी का, जो आप सभी लोगों ने देखा था। के.एम. नानावटी का एक केस करके था, महाराष्ट्र राज्य का था, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें देखी थी हमने कि किस तरीके से गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में बताया गया था। कब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है, कि हमें क्या है, एक तरीके से हम कहें तुरंत के तुरंत गुस्सा आना चाहिए। जैसे ही किसी ने कोई कुछ कहा और तुरंत हम अपना आत्म संयम खो गए और हमने सामने वाले व्यक्ति में गोली मार दी या कुछ भी किया ऐसी कंडीशंस में, तब माना जाता है भाई वो गंभीर और अचानक प्रकोपन। दूसरी हम बात करते हैं ऐसी कंडीशंस में यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपके लिए क्या करना है, आपके लिए कुछ नहीं करना है, केवल 130 तक याद करना है। 131 से आपके लिए हेडिंग वाइज याद करना है और पनिशमेंट देखना है, ठीक है। उसके बाद तो हमने इसकी पनिशमेंट देखी 131 में कितनी है, 3 माह तक की सजा है या जुर्माना या 1000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं इसके स्पष्टीकरण फर्स्ट की। स्पष्टीकरण फर्स्ट क्या बात कर रहा है, गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी दंड के एक तरीके से अपराध के दंड में कमी नहीं होगी, ठीक है। अब गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए इसमें बताया गया है 3 क्लॉज वाइज बताए गए हैं, हम एक एक से देखते हैं। यदि वह प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रति हेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया हो, पहला, ठीक है। दूसरा है यदि वह प्रकोपन ऐसे बात द्वारा या ऐसे जो विधि के पालन में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति का विधिपूर्वक प्रयोग में की गई है। सी नंबर बताता है यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात पर द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई है। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी इन्हें डिस्कस करा दी हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कराऊंगा। आप जो मेरी स्टार्टिंग का जो हमने जब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ा है, एक तरीके से हत्या की अपवाद पढ़े हैं, जब मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस की हैं, यही इससे के लिए इसी बात के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो मैं डबल बार इसे डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इसके स्पष्टीकरण 2 की। स्पष्टीकरण 2 क्या बोलता है कि प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। एक तरीके से कहें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कौन सा क्वेश्चन माना जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज के लिए, तो कोई नई बात नहीं है हमें। दूसरा हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण। अपराध का वर्गीकरण की बात करते हैं कि धारा 131 के अधीन अपराध कैसा होगा, असंज्ञेय होगा, जमानतीय होगा, उस व्यक्ति द्वारा समनीय जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा, इसका ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 132 निकालें। 132 क्या बात कर रहा है, एक तरीके से देखें हम पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहा है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आपने क्या करना है, 131 से 136 तक सारे हेडिंगें याद करना है और इन हेडिंगों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखते हैं अपन, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक को उस समय जब वैसा लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रेरित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या बात कर रहा है, यदि आप पब्लिक सर्वेंट व्यक्ति के लिए जो उसकी ड्यूटी है उसमें भय डाल रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या नहीं करे, ऐसी ड्यूटी के लिए परफॉर्म नहीं करे, या तो आप हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, एक तरीके से आप पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो उसकी ड्यूटी से करने के लिए। यदि आप ऐसा कार्य करते हो तो आपके लिए 2 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण। तो धारा 132 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, जमानतीय होगा, असमनीय होगा और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाएगा, इसका एक तरीके से हम कहें इसका विचारण किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 133 के लिए क्या बात कर रहा है। 133 की हेडिंग याद करना है। 133 बात कर रहा है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। आप क्या कर रहे हो, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का प्रयोग कर रहे हो
या अन्यथा आप क्या कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के लिए आप अनादर कर रहे हो। ठीक है, आप सामने वाले व्यक्ति का अनादर करके आप किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो तो कितनी पनिशमेंट होगी। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा इस आशय से करेगा कि तद्वारा उसका अनादर किया जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं गंभीर प्रकोपन से अन्यथा हम किसी व्यक्ति के अनादर कर रहे हैं और आपराधिक बल या बल का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके से हम कहें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी। ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपके लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक तरीके से हम कहें 132 और 133 की सेम पनिशमेंट है। दूसरी मैं बात करता हूं 134। 134 के लिए हमें समझना है कि किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी संपत्ति ले जाई जा रही है जो चोरी की संपत्ति है, उसका प्रयत्न कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशंस में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि आपने क्या किया है, 134 के अकॉर्डिंग अपराध किया तो सजा मिलेगी। सजा कितनी है, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। 132, 133, 134 सेम पनिशमेंट। अच्छी बात है, याद हो जाएगा हमें। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें चोरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक तरीके से हम कहें जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए, कोई एक तरीके से कहें चैन वगैरह पहने हो, कोई अंगूठी वगैरह पहने हैं, कोई एक तरीके से मंगलसूत्र वगैरह पहने हो, कोई भी वस्तु पहने हैं जो सोने की या चांदी का आभूषण है, आप क्या कर रहे हो, ऐसी कीमती वस्तु के लिए चोरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। ठीक है, या एक तरीके से ले जा रहे हो, तो आपने इस धारा 134 के अकॉर्डिंग क्या किया है, अपराध कारित किया है। ठीक है, अब इसका अपराध का वर्गीकरण की बात करें, धारा 134 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा, असमनीय होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 135 क्या बात कर रहा है। 135 बात कर रहा है किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या करना है कि किसी व्यक्ति का आप एक तरीके से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहे हो। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष परिरोध, सदोष अवरोध मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यदि आपके लिए ध्यान नहीं हो तो एक बार आप सभी लोग रिकॉल करें सदोष अवरोध क्या होता है और सदोष परिरोध क्या होता है। मैंने सदोष परिरोध के लिए आपके लिए अच्छी तरीके से पढ़ाया था। सदोष परिरोध का मतलब सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के लिए चारों तरफ से बंद कर देना, उसका चारों रास्ते बंद कर देना। जैसे मैंने बताया था कि आप किसी व्यक्ति के लिए क्या करो, एक लॉक में पैर में एक तरीके से बंद कर दो किसी कमरे में जिसकी चारों दीवारें बंद हों। ठीक है, मैंने सारी चीजें प्रैक्टिकल बताया था तो ज्यादा नहीं समझाऊंगा। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हो, सदोष परिरोध करने का प्रयत्न कर रहे हो या ऐसा हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में कितनी पनिशमेंट होगी आपके लिए। तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करने का प्रयत्न करने में करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित, एक तरीके से कहें जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें 5,000 रुपए हमें याद करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपराध का वर्गीकरण क्या बात कर रहा है कि अपराध का वर्गीकरण धारा 135 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा, न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा समनीय जिस पर हमला किया गया या बल का प्रयोग किया गया था और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उसके बाद मैं सेक्शन बात करता हूं, सेक्शन 136 निकालें। 136 बात कर रहा है गंभीर प्रकोपन, यानी आप ग्रेव प्रोवोकेशन का प्रयोग कर रहे हो, एक तरीके से गंभीर प्रकोपन सामने वाले व्यक्ति के लिए आप दे रहे हो या आप हमला कर रहे हो या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तब आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी। तो जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। यदि हमारी क्लासेस आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लासेस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।